माँ का जादुई आईना। ये उस समय की बात है जब दुनिया में बहुत कम आविष्कार हुए थे और लोग गांव में अपना सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ खास आविष्कार नहीं थे। वहीं एक उमरेड गांव में विशाल अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। शीला और विशाल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो दोनों शादी के बाद एक बच्चे को जन्म देते हैं। उन दोनों को एक बेटी होती है जिसका नाम वो एंजल रखते हैं। क्योंकि शीला की ये पहली बेटी थी, इसलिए वो उसकी अच्छे से परवरिश करती थी और उसका बहुत ध्यान रखते थे। परवरिश करते करते शीला को पता ही नहीं चला कि कब उसकी बेटी 5 साल की हो गई और अब वो बहुत अच्छे से बोलने भी लगी थी। एक दिन विशाल को काम के चक्कर में गांव से बाहर जाना पड़ता है। विशाल काम पर जाने के लिए बहुत खुश था, परंतु वो जानता था कि वहां जाकर उसे अपनी बेटी और अपनी पत्नी की बहुत याद आएगी और उसका अपनी बेटी और पत्नी को घर पर अकेले छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन जीवन यापन करने के लिए उसका बाहर जाना भी बहुत जरूरी था। फिक्र मत करो बेटी, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा और मेरे वापस आने तक तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे, परंतु तुम्हें भी अपना ध्यान रखना होगा। दोनों पति पत्नी आपस में बातें करते हैं और दोनों की आंखें नम हो जाती है। उस समय केवल एंजल ही खुश नजर आ रही थी और वो अपने पापा की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके पापा काफी समय बाद वापस आएंगे। उसे लग रहा था कि पापा शाम को वापस आ जाएंगे। पापा, आप जब वापस आएंगे तो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आओगे ना? मैं बिल्कुल भी मम्मा को परेशान नहीं करूंगी और ना ही शरारत करूंगी। प्लीज पापा, मेरे लिए गिफ्ट लेते आना। बिल्कुल मेरी प्यारी बेटी। अच्छा बेटी, अब चलो पापा को बाय बाय बोल दो। पापा को जाने के लिए देरी हो रही है। चलो अब बाय बोलो। बाय। विशाल वहाँ से चला जाता है और यहाँ शीला अपनी बेटी से कहती है, देखो बेटी, पापा यहाँ पर नहीं है तो अब हमें ही सब कुछ संभालना होगा। एंजल अपनी माँ को सर हिलाते हुए हाँ कह देती है। उसके बाद दोनों विशाल की सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद शीला अपनी बेटी एंजल को देखती है और उसे लगता है कि अब उसे एंजल के साथ ही खुशी खुशी रहना होगा। विशाल के चले जाने के बाद दोनों माँ बेटी का प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। माँ, जब पापा वापस आएंगे तो हम फिर से एक साथ रहेंगे। इसके बाद कुछ दिन बहुत मुश्किल से बीतते हैं। शीला अपने आप को घर के कामों में व्यस्त रखती थी और बचे हुए समय में वो अपनी बेटी के साथ खेलती थी और उसके साथ पढ़ाई करती थी। इसी तरह समय बीत रहा था और अब विशाल काम करके घर वापस लौटता है। विशाल अपनी बेटी के लिए गिफ्ट भी लेकर आया था। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है और ये तुम दोनों के लिए बहुत ही खास बात है। ये तुम्हारे लिए है बेटी, जो तुमने अपनी माँ का ध्यान रखा। इसके बाद विशाल अपनी बेटी एंजल को गिफ्ट दे देता है। थैंक यू पापा, ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। ये गुड़िया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। अरे वाह, अब हमारी बिटिया बहुत बड़ी हो गई है। वो गुड़िया लेकर एंजल अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद विशाल अपनी पत्नी शीला को गिफ्ट देता है, जो एक लकड़ी का बक्सा था। ये तुम्हारे लिए। शीला उस लकड़ी के डब्बे को खोलकर देखती है। उसके अंदर एक चमकीली धातु का बना हुआ जिसमें वो कुछ देख पा रही थी। जैसे ही शीला उसके अंदर देखती है तो कहती है, ये खूबसूरत औरत कौन है और ये तुमने मुझे क्या दिया है? ये तुम्हारा ही खूबसूरत चेहरा है प्रिय। इसे आईना कहते हैं। जो भी इसके अंदर देखता है उसे उसका चेहरा दिखाई देता है। एक पुरानी कहावत है, जब हमारे पुरखों की लड़ाई होती थी तो वो तलवार का इस्तेमाल करते थे। जिस तरह तलवार चमकती थी उसी तरह ये आईना चमकता है। जिस तरह एक तलवार को लेकर योद्धा बहुत ही ज्यादा आकर्षित दिखाई देता है, ठीक वैसे ही इस आईने में तुम अपनी खूबसूरती देख सकती हो। मैंने सुना है एक आईने में औरत अपने दिल की बातें जाहिर करती है। अगर वो आईने को साफ सुथरा रखती है तो उस औरत का दिल भी बहुत ज्यादा पवित्र और साफ रहता है। इसलिए प्रिय, तुम इसे बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना। अगर ऐसी बात है तो मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। उसके बाद शीला उस आईने को संभाल कर रखती
और उसे वापस उस लकड़ी के डब्बे में पैक कर देती ताकि वो सुरक्षित रहे। इसी तरह समय बीतने लगा था और अब एंजल पूरी 12 साल की हो गई थी। उसकी माँ अब बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अब एंजल अपनी माँ का हर काम में हाथ बटाने लगी थी। वो अपनी माँ को ज्यादा काम करने नहीं देती थी। एंजल बर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती और कपड़े सुखाती। जब भी विशाल अपनी बेटी को देखता था तो उसे अपनी बेटी में अपनी पत्नी नजर आती थी। ऐसे ही एक दिन शीला की तबीयत कुछ खराब हो जाती है। पहले ज्यादा ध्यान ना देने की वजह से शीला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी बहुत ज्यादा हालत बिगड़ने लगती है। एंजल हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहती थी। वो वहाँ से हिलती भी नहीं थी। एक दिन शीला अपनी बेटी से कहती है, मेरी प्यारी बेटी, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, परंतु अब मेरा समय आ गया है। तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम अपने पिता का ध्यान रखोगी और एक अच्छे बच्चे की तरह रहोगी। शीला को पता चल गया था कि अब वो केवल कुछ ही समय की मेहमान है। वो कभी भी दुनिया छोड़कर जा सकती है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप जल्दी ठीक हो जाओगी, सच में। मैं जानती हूँ बेटी कि मेरे नसीब में क्या लिखा है। मेरा अब जाने का समय आ गया है, परंतु जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। शीला अपने तकिए के नीचे से वो लकड़ी का बक्सा निकालती है। ये वही बक्सा था जो विशाल ने उसे दिया था। ये तोहफा तुम्हारे पापा ने मुझे दिया था और इसे आईना कहते हैं। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, परंतु ये आईना तुम्हें देती जा रही हूँ। ये कोई मामूली आईना नहीं है। इस आईने की मदद से तुम मुझसे कभी भी बात कर सकती हो। तुम्हें जब भी मेरी याद आए तुम इसके अंदर देख लेना। मैं तुम्हें इसके अंदर से देख सकती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर शीला अपनी आंखें बंद कर लेती है। नहीं नहीं माँ, माँ। एंजल अपनी माँ के इस दुनिया से चले जाने के दुख में बहुत देर तक रोती है। उसके बाद एंजल अपने पिता के साथ मिलकर अपनी माँ का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर देती है और इसके बाद कुछ समय विशाल और एंजल बहुत दुखी रहते हैं। वो शीला के इस दुनिया से चले जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस हादसे के बाद वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस आने लगे थे। अब विशाल फिर से काम पर जाने लगा था और यहाँ एंजल घर पर अकेली रह जाती थी। काम पर जाने के बाद विशाल को अपनी बेटी की बहुत फिक्र होती थी। एक बार एंजल अपनी खिड़की पर बैठी होती है, तभी उसे याद आता है कि वो अपनी माँ के साथ बैठकर वहाँ पर ढेर सारी बातें करती थी और ये सोच सोचकर उसे रोना आ जाता है। रोते रोते वो कहती है, ओहो, मैं भी कितनी पागल हूँ। मैं उस आईने के बारे में तो भूल ही गई। इसके बाद एंजल उस आईने के पास जाती है। आईने को देखकर एंजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो देखती है। एंजल जब अपने आप को देखती है तो उसे अपनी तस्वीर नजर आती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरी माँ की तस्वीर की तरह दिखाई दे रही है। देखो, ये तस्वीर भी कितनी उदास है। लगता है माँ जानती है कि मैं उदास हूँ, इसलिए वो मुझे दिलासा देने आई है। एंजल बहुत ही ज्यादा मासूम थी और वो अपनी ही परछाई देखकर आईने में सोचती है कि वो उसकी माँ है और अपनी बेटी को उदास देखकर उदास हो रही है। परंतु इसके बाद एंजल अपने आप को हल्का महसूस करने लगती है। हर सुबह एंजल बहुत ही हिम्मत करके घर के सारे काम करती थी। घर का काम करता देखकर विशाल को अपनी बेटी के ऊपर बहुत तरस आता था और शाम के समय जब भी एंजल को अपनी माँ की याद आती तो वो आईने को देख लिया करती थी। इसी तरह दिन बीतने लगे थे और अब अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए विशाल दूसरी शादी कर लेता है और अब एंजल को अपनी सौतेली माँ की सारी बात माननी पड़ती थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। विशाल की दूसरी पत्नी विमला बहुत ही शांत और दयालु दिखाती थी। अपनी नई माँ के आ जाने के बाद अब एंजल घर के कुछ काम नहीं करती। ये देखकर उसकी माँ विमला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और अब वो एंजल को घर से बाहर निकाल देना चाहती थी। तभी एक दिन विमला एंजल के कमरे के बाहर जाती है और वो देखती है एंजल अपने कमरे में किसी से बात कर रही है। ये देखकर विमला बहुत डर जाती है और भागते हुए विशाल के पास पहुंच जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो विशाल, परंतु अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर जा सकूँ। क्या हो गया? क्या बात है? मेरी जान खतरे में है
और मुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, और जरा मुझे बताओ कि तुम्हारी जान कैसे खतरे में है। विमला अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए विशाल के सामने अपनी मनगढ़ंत कहानी रख देती है और कहती है कि उसकी बेटी एंजल उसे मार देना चाहती है। मुझे सब पता है कि एंजल मुझे पसंद नहीं करती, वो मुझे मन ही मन बुरा कहती रहती है और वो जादू की मदद से मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। विशाल जानता था कि उसकी पत्नी शीला को काला जादू करना आता था। तभी वो सोचता है कि कहीं उसकी पहली पत्नी शीला ने उसकी बेटी एंजल को काला जादू करना ना सिखाया हो। तुम रोना बंद करो, एंजल से मैं बात कर लूँगा। अगले दिन जब सुबह उठते हैं तभी विशाल देखता है कि अब एंजल का व्यवहार अपनी माँ को लेकर बहुत खराब है। तभी उसको एंजल के इरादों पर थोड़ा शक हो जाता है। एंजल माँ के लिए चाय लेकर आती है, परंतु वो चाय नहीं पीती और उसे फेंक देती है। जब ये बात एंजल को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उदास हो जाती है। एंजल अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ को आईने में देखती है। जब भी वो आईने में देखती थी तो उसके दिल को सुकून मिल जाता था। वो अपने कमरे में आईने को देख रही होती है कि तभी उसके कमरे में उसका पिता विशाल आ जाता है। विशाल देख लेता है कि एंजल किसी चीज को छुपा रही है। अपने पिताजी को इस तरह अचानक अपने कमरे में देखकर एंजल भी बहुत हैरान हो जाती है। ये तुम क्या छुपा रही हो एंजल? पापा वो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। अच्छा, तो अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम अपनी माँ को मार देना चाहती हो ना, इसलिए तुम उनके ऊपर काला जादू कर रही हो। क्या तुम अपने संस्कार भूल गई हो? भले ही वो तुम्हारी सौतेली माँ है, परंतु तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं पापा, मैं ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरा दिल बहुत साफ है। बाप बेटी के बीच लड़ाई होता देख विमला को बहुत अच्छा लगता है। वो पीछे खड़ी होकर खुश हो रही होती है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझे अभी के अभी दिखाओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। जब विशाल बहुत जोर से चिल्लाता है तो अपने पापा की ऊंची आवाज सुनकर एंजल डर जाती है और अपने पापा को दिखा देती है कि वो आईना छुपा रही थी। आईना दिखाने के बाद एंजल बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी आईना देखकर विशाल को सब कुछ याद आ जाता है कि ये तो वही आईना है जो उसने अपनी पत्नी शीला को दिया था। ये तो वही आईना है जो मैं तुम्हारी माँ को दिया था। तुमने इस आईने को आज तक संभाल के रखा है, परंतु क्यों? इसके बाद एंजल अपनी माँ के द्वारा कहे गए आखिरी शब्द को अपने पिता को बताती है। ये कैसे हो सकता है कि तुम अपनी माँ की आत्मा से कैसे मिल सकती हो? ये सच है पापा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप खुद देख लीजिए। इसके बाद एंजल अपने पिता को वो आईना दिखाती है और आईने में एंजल की छवि दिखाई दे रही होती है। ये देखकर विशाल भी हैरान हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ कहती थी कि हमारी बेटी मेरी ही परछाई है। तभी विशाल अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। वो अपनी बेटी की मासूमियत को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ये सब देखकर विमला का भी दिल पसीज जाता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी अच्छी हो। तुमने अपनी माँ की आखिरी निशाने को इतना संभाल कर रखा है। मुझे माफ कर दो, तुमने मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, परंतु मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। परंतु जब मैंने तुम्हें पहली बार इस आईने से बात करते हुए देखा तो मैं डर गई थी। परंतु मुझे अब माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करूंगी और तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। एंजल बहुत साफ दिल की थी और वो अपनी माँ को माफ कर देती है और उसके बाद वो तीनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। लखनऊ के एक छोटे से गांव में नंदिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। नंदिनी की माँ सुशीला अक्सर बीमार रहा करती थी। एक बार की बात है, सुनो जी, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। मेरे मरने के बाद नंदिनी का ध्यान रखना। और फिर कुछ ही दिनों बाद सुशीला की मृत्यु हो जाती है। नंदिनी के पिता कमलेश काम के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर रहा करते थे, जिस वजह से वो नंदिनी का सही से देखभाल नहीं कर पाते थे। फिर वो सुलेखा नाम की लड़की से दूसरी शादी कर लेता है। सुलेखा की पहले से ही एक बेटी होती है, मोना। सुलेखा, यह मेरी बेटी नंदिनी है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसी के लिए की है। तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। आप चिंता ना करें जी, मैं नंदिनी को अपनी बेटी मोना की तरह ही प्यार करूंगी।
मुझे तुमसे यही उम्मीद है सुलेखा। सुलेखा कमलेश के सामने तो नंदिनी को प्यार करती है, लेकिन कमलेश के जाते ही उस पर खूब अत्याचार करती है। सुलेखा नंदिनी से घर का सारा काम करवाती है, बदले में उसे एक टाइम का रूखा सूखा खाना देती है। एक दिन नंदिनी, ओ नंदिनी, कहाँ मर गई? यहाँ भी नहीं है। अच्छा, तुम्हारानी आज अभी तक सो रही है। घर का सारा काम क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? माँ, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। सब समझती हूँ तेरे नाटक। घर का काम ना करना पड़े इसलिए बहाने बना रही है ना। लेकिन हाँ, कान खोलकर सुन ले, हम तेरे नौकर नहीं है जो यहाँ काम करेंगे। मैंने तेरे बाप से तेरे सेवा के लिए शादी नहीं की है, वो तो बस ये दौलत पाने के लिए की है। चल अब उठकर घर की सफाई कर और खाना बना। ठीक है माँ। नंदिनी किसी तरह उठकर घर का सारा काम करती है। माँ, मैंने सारा काम कर लिया है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरा ये फ्रॉक तो कपड़े धोने से गीला हो गया। मुझे दूसरा फ्रॉक दे दो माँ। कोई फ्रॉक नहीं मिलेगा। तेरा बाप कमा कर सारे पैसे मुझे नहीं देता जो मैं तुझे फ्रॉक खरीद कर दूं, समझी? माँ, मोना का कोई पुराना फ्रॉक ही दे दो, उसके पास तो बहुत सारे फ्रॉक हैं। मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। वाह, देखो ना माँ, ये कैसे मेरे कपड़ों पर नजर रखती है। मेरे सारे फ्रॉक ब्रांडेड और महंगे हैं। मैं इस भिखारी को अपने कपड़े नहीं दूंगी। फिर नंदिनी उन्हीं गीले कपड़ों में नीचे फर्श पर जाकर सो जाती है। तभी सुलेखा वहाँ आती है और उसका हाथ छूती है। हे भगवान, इस मनहूस को तो सच में बुखार है। कहीं मरा गई तो मेरी जान को आफत। कुछ तो करना पड़ेगा। ए कमीनी, उठ जल्दी। बोलिए माँ, कुछ चाहिए क्या आपको? चुप कर कमीनी, मैं कोई तेरी माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ मोना की माँ हूँ। उठ और एक चिट्ठी लिख। मेरे पापा बहुत गंदे हैं, वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। उन्होंने मेरी माँ को मार डाला और अब मुझे भी मार डालना चाहते हैं। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। चल अब साइन कर और दफा हो यहाँ से। गलती से भी दोबारा नजर मत आना, वरना सच में मार डालूंगी तुझे। ऐसा मत करो माँ, मैं कहाँ जाऊँगी? आप लोगों के सिवा आखिर है कौन मेरा इस दुनिया में? प्लीज माँ, मुझे घर से मत निकालो। सुलेखा नंदिनी की एक नहीं सुनती और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। नंदिनी रोते रोते एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी उसे एक भिखारन मिलती है। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? अम्मा, क्या बताऊं, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? काश मेरी माँ जिंदा होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। रोते नहीं बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मेरे साथ चलो। और फिर नंदिनी उसी के साथ चली जाती है। वो भिखारन नंदिनी को रूखा सूखा खाने को देती है और फिर अपने साथ भीख मांगने के लिए ले जाती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाए। प्लीज कोई मेरी मदद करो। अरे नंदिनी बेटी, मेरी बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या, तुम भीख क्यों मांग रही हो? मैं बताती हूँ साहब, आप जैसे बड़े लोगों के घर में ऐसे ही होता है। इतना अत्याचार तो कोई किसी दुश्मन पर भी नहीं करता है जितना इसके सौतेली माँ ने इस पर किया है। और फिर नंदिनी कमलेश को सारी बातें बताती है। कमलेश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। गुस्से से नहीं, अकल से काम लीजिए। मैं कितना खुश होकर घर जा रहा था। मैं सबके लिए शहर से 3 फ्रॉक लेकर आया था, लेकिन अब उन दोनों माँ बेटी को नहीं छोड़ूंगा। सजा देने से अच्छा उस इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलाओ, ताकि वो जीवन में किसी के साथ भी दोबारा ऐसा ना कर सके। मैं कैसे उनको यह एहसास दिलाऊं अम्मा? फिर वो औरत कमलेश को कुछ समझाती है। कमलेश घर आकर सुलेखा से पूछता है, सुलेखा, मेरी बेटी नंदिनी कहाँ है? जी, आप बाहर से आए हैं, थक गए होंगे, बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने पूछा नंदिनी कहाँ है, उसका पहले जवाब दो।
और फिर सुलेखा वो चिट्ठी कमलेश को पकड़ा देती है। नंदिनी घर छोड़कर चली गई। मैं यह मान ही नहीं सकता। अगर तुम लोग सही बोल रही हो और तुमने मेरी बेटी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया है तो यह फ्रॉक पहनकर दिखाओ। यह मामूली फ्रॉक नहीं है, यह एक जादुई फ्रॉक है। अगर तुम लोग सच्चे हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, और अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम इस फ्रॉक को पहनते ही जलकर भस्म हो जाओगी। अब चलो, यह फ्रॉक पहनो। इतना सुनते ही सुलेखा और मोना दोनों रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने नंदिनी के साथ बहुत गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मन में लालच आ गया था। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप प्लीज नंदिनी को ढूंढ कर ले आइए। मैं अब उस पर कोई अत्याचार नहीं करूँगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं उसे मोना की तरह ही उसे भी प्यार करूँगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। तभी कमलेश नंदिनी को आवाज लगाता है। नंदिनी, नंदिनी बेटा अंदर आओ। तभी नंदिनी आती है और वो अपने पिता से कहती है, पिताजी प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, आखिर ये हमारे अपने हैं। देखो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुमने इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी यह तुम लोगों के बारे में अच्छा सोच रही है। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। और फिर कमलेश अपनी बेटी के कहने पर उन्हें माफ कर देता है। सुलेखा अब नंदिनी को भी मोना की तरह ही प्यार करती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।